अब नेक्स्ट हम लोग किस पे आएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के देयर आर थ्री पार्ट्स. सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस का मतलब होता है जहां जहां से आपने अमाउंट्स मनी ऑब्टेन किया है ताकि आप बिजनेस चला सको. तो यहां पे दो चीजें आती हैं मेनली. एक आता है आपका शेयर कैपिटल, दूसरा आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज. यही दो मेन चीजें होती हैं. इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर. तो थर्ड जो आपके पास आता है दैट्स योर करंट लायबिलिटीज. जैसा हमने जस्ट अभी देखा था, करंट एसेट is not the part of investing activity. Likewise, current liability is also not the part of financing activity. But कुछ exceptions हैं. तो यहां पे शेयर कैपिटल में पहला आता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा आता है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. यहां पे आपके पास आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, एंड द लास्ट इज शॉर्ट टर्म लोन्स ऑब्लिक बोरोइंग्स. नॉन करंट लायबिलिटीज की बात की जाए तो यहां पे आता है आपका बैंक से लिया गया लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स. सो दीज आर योर 8 आइटम्स विच इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब जैसे कि हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिलेटेड आइटम्स थे, सो यहां पे भी आपके रिलेटेड आइटम्स होते हैं. सो यहां पे पहली चीज, द फर्स्ट वन इज योर शेयर इशू एक्सपेंसेस. अगर आप शेयर्स इशू करते हो, उसमें अगर आपको कुछ खर्चे होते हैं तो वो एक रिलेटेड आइटम है. नेक्स्ट इज योर अंडरराइटिंग कमीशन. आप अंडरराइटिंग कमीशन पे करते हो अंडरराइटर्स को. अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो आपके कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स बिकवाते हैं. उनको अगर आप कुछ अमाउंट पे कर रहे हो, अगेन द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. नेक्स्ट आता है आपका प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स. नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन redemption of shares oblique debentures. Next, interest paid on borrowings. Next, dividend paid on equity oblique preference shares. नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या आता है आपका? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. लास्ट is the interim dividend paid.
सो ये रहे आपके 8 आइटम्स ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड 8 रिलेटेड आइटम्स। तो यहां पे जो लिखा हुआ है मैंने, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, इट इज द प्रपोज्ड डिविडेंड ओनली। सो ये होता है आपका प्रपोज्ड डिविडेंड या तो फाइनल डिविडेंड। सो ये हो गया आपके आइटम्स। अब शेयर इशू एक्सपेंसेस। अच्छा, यहां पे सिंपल सा हिसाब किताब है तीनों चीजों के लिए। यहां पे तीनों चीजों की वैल्यू अगर बढ़ती है, अगर यहां पे तीनों में से कोई भी चीज की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो इसका मतलब है आपने क्या किया, आपने अमाउंट मनी ऑब्टेन किया है। अगर आपने ऑब्टेन किया है तो ये हो जाएगा प्लस इन योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर यही चीज कम हो जाती है इसका मतलब है कि आपने वो अमाउंट रीपे कर दिया है। सो इट इज रीपेमेंट। तो ये हो जाएगा माइनस इन योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, सो अगर बढ़ेगा तो प्लस, कम होगा तो माइनस। दिस इज जस्ट ऑपोजिट टू योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब यहां पे शेयर इशू एक्सपेंसेस आपका क्या होएगा, माइनस अंडरराइटिंग कमीशन, माइनस प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स, बस ये प्लस होगा, बाकी सब माइनस हो जाएंगे। प्रीमियम अगर आप रिडम्पशन पे दे रहे हो तो माइनस, इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो माइनस, डिविडेंड पे किया है तो माइनस, डिस्काउंट है तो भी माइनस, इंटरम डिविडेंड पे किया तो भी माइनस। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ दिस फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आपके पास जो क्वेश्चन है हम लोग वो सॉल्व करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला। आई होप ये सबने लिख लिया होगा। ओके, सो अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो हेडिंग आएगी आपकी यहां पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। The format is particulars and the amount. Particulars and amount. So start करते हैं हम लोग अब। So यहाँ पे स्टार्टिंग होगी आपकी कहां से, एडिशनल इंफॉर्मेशन से। So यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 गिवन है, द डिविडेंड was proposed for 31st March 2024 80,000, 31st March 2025 is 70,000। हम लोग हमेशा ही कौन सा लेते हैं, प्रीवियस ईयर। हमेशा कौन सा लेते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर। बट यहां पे आपके पास आगे भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि शेयर होल्डर्स अप्रूव्ड ओनली हाउ मच, 75,000। अब यहां पे अगर 75,000 आपका अप्रूव हुआ है तो लेना हम लोग कायदे से कौन सा चाहिए था, 80,000। बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, आपके पास प्रीवियस ईयर गिवन है 80,000, करंट ईयर कितना गिवन है, 70,000। हम लोग हमेशा कौन सा लेते हैं, प्रीवियस ईयर का। बट अगर शेयर होल्डर्स ही कम अप्रूव कर रहे हैं तो आप कौन सा वाला ले लोगे, 75,000। इज दैट क्लियर? तो जितना अप्रूव हो जाएगा शेयर होल्डर्स की तरफ से वही वाला आप डिविडेंड ले लोगे। ओके
ओके, सो यहां पे हम लोग कौन सा ले लेंगे, 75,000 ले लेंगे। अब यहां पे आइटम्स में चेक करिए, हमारे पास एक आइटम गिवन है अनक्लेम्ड डिविडेंड, दिख रहा है क्या? अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब होता है इतना डिविडेंड आपने अभी तक पे नहीं किया। ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने डिविडेंड मांगा ही नहीं, या तो इन लोगों के अकाउंट नंबर्स गलत होंगे, इनके पास अमाउंट पहुंच ही नहीं पाया है। सो यहां पे पिछली बार वो अमाउंट था कितना आपका 50,000, अब कितना हो गया है 30,000। मतलब पिछली बार आपको 50,000 पे करने बाकी थे, अब कितने बचे हुए पे करने के लिए 30,000। इसका साफ मतलब ये है कि आपने 75,000 का डिविडेंड तो पे किया ही किया होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट जो पिछले साल का बचा हुआ 20,000 था जो आपका कम हो गया है वो भी आपने पे कर दिया होगा। तो अल्टीमेटली आपने कितना पे किया होगा 95,000। इज दैट क्लियर? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि आपको डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड जब भी पॉइंट में आएगा, क्वेश्चन में आएगा, तो आपको प्रीवियस ईयर लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसमें अनक्लेम डिविडेंड भी चेकआउट करना पड़ेगा। अभी तो ये क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है, अगर यही अनक्लेम डिविडेंड आपका बढ़ रहा होता तो इतने अमाउंट से आप माइनस कर देते। ठीक है, सो यहां पे हो जाएगा आपका डिविडेंड पेड, तो आपको 75,000 तो पे करना ही था, प्लस 20 आपने प्रीवियस ईयर का पे कर दिया, सो यू मस्ट हैव पेड 95,000। क्योंकि आपने पे किया सो इट्स अ कैश का आउटफ्लो, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अलग अलग कैसे लिखोगे अलग अलग आप? अगेन डिविडेंड पेड 75, डिविडेंड पेड 20, हाँ आप लिख सकते हो भले, कोई दिक्कत नहीं है, बट अमाउंट आपके पास आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके। अब ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ डाला हुआ है मैंने, तो बहुत ध्यान समझेंगे प्लीज। बोनस वॉज इशूड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एट द रेट 4:1 के रेशियो में। मतलब कि आपके पास जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास भी 4 शेयर्स हैं, किसी भी इंसान के पास अगर 4 शेयर्स हैं, उनको आपने फ्री का कितना शेयर दे दिया 4:1 का मतलब हो गया आपने फ्री के 1 शेयर दे दिए हैं फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। सो यहां पे अगर आपके पास 4 के बदले 1 दे रहे हो, अब आप चेक करिए इक्विटी शेयर कैपिटल स्टार्टिंग में देखो कितना था आपके पास 4 लाख। अगर आपके पास 4 लाख रुपीस के शेयर्स रखे हुए थे, 4 लाख रुपीस के शेयर होल्डर्स थे, तो आपने कितने के फ्री में दे दिए होंगे 1 लाख। समझिएगा बहुत ध्यान से इस चीज को। आप दे रहे हो, ये है आपका वर्किंग नोट, आपने बोनस इशू किया 4:1 के रेशियो में, मतलब कि जिनके पास भी 4 थे, तो हमारी कंपनी के पास पहले थे 4 लाख, तो उनको कितने दिए गए होंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से आपके पास आ जाएगा 1 लाख। मतलब कि आपने 1 लाख के शेयर्स तो फ्री में बांट दिए। अब यहां पे क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट आइटम इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, वो देखिए कितने से कितना हो गया। अगर ये 4 लाख रुपीस से 8 लाख हो गया है, इसका साफ मतलब यह है कि आपने कितने के शेयर्स इशू किए, आपने 4 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए होंगे। आपने 4 लाख रुपए शेयर्स इशू करके पैसे आए होंगे, बट उसमें से ही उनने बोल दिया कि इसमें से 1 लाख रुपीस जो है वो फ्री के शेयर्स दिए गए। बोनस मतलब फ्री, तो क्या कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कुछ हुआ क्या? नहीं। सो यहां पे आंसर आपका प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उसमें से 1 लाख तो आपने फ्री के बांट दिए, तो बचे कितने के? अब आगे और भी इंफॉर्मेशन गिवन है, आगे गिवन है and rupees 1 lakh were issued at a premium of 10% on 1st April 2024 to public। ये जो 1 लाख इशू हुए हैं उसमें से भी वो आपने पब्लिक को इशू किए हैं। सो ये हो जाएगा आपका 1 लाख के जो आपने इशू किए प्लस 10,000 का प्रीमियम,
तो आपके पास अल्टीमेटली 1,10,000 आया होगा। ये आया है आपके पास कैश में, तो इसका कैश का इनफ्लो हुआ है। अभी भी कितने बच गए आपके पास? एज अ होल 4 लाख के थे, 4 लाख में से 1 लाख के आपने कर दिए फ्री, दैट इज बोनस, तो इससे कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ। 1 लाख के आपने कर दिए हैं टू द पब्लिक, इसका कैश का इनफ्लो हुआ। तो ये जो 4 लाख है, मैं यहां पे बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू की, सिर्फ और सिर्फ किसकी? शेयर्स की। तो उसमें से 1 लाख माइनस होगा, 1,10,000 नहीं माइनस होगा। इज दैट ओके? अभी भी कितने बचे रह गए आपके पास? अब आगे पढ़ते हैं। एंड अदर्स वर इशूड टू अंडरराइटर्स एंड ऑल्सो पेड 50,000 थ्रू चेक। मतलब कि आपने अंडरराइटर्स से शेयर्स बिकवाए होंगे जिनको आपको पे करना पड़ गया अमाउंट विद द हेल्प ऑफ इशूइंग शेयर्स एंड गिविंग ऑल्सो थ्रू दी चेक। तो आपने अगर 2 लाख रिमेनिंग, मतलब कितने बचे आपके पास? 2 लाख के, तो ये 2 लाख आपने इशू किए हैं अंडरराइटर्स को। अगर आपने अंडरराइटर्स को इशू किए हैं तो कैश का अगेन यहां पे कोई भी यूज नहीं है। दिस टॉपिक इज बेसिकली कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो उन्होंने पढ़ा था इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में। तो कुछ भी कहीं पे भी मिक्स एंड मैच होके आ सकता है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ शेयर्स पढ़ लिया तो शेयर्स आ जाएगा, या सिर्फ कैश फ्लो पढ़ दिया शेयर्स छोड़ दिया तो यहां पे आपके पास दिक्कत होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। फिर तो पढ़ना आपको पूरा ही सिलेबस है। इज दैट ओके? सो यहां पर आपके पास अंडरराइटर्स को आपने कितने शेयर्स इशू कर दिए होंगे? 2 लाख के। एंड आपने 50,000 कैसे दिए? चेक के थ्रू। तो अल्टीमेटली जो आपने अंडरराइटर्स को अमाउंट पे किया होगा वो कितना पे किया होगा? 2,50,000। अंडरराइटिंग कमीशन हमारी कितनी रही होगी? 2,50,000। बट हम लोग क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वी आर ओनली कंसर्न विद द अमाउंट एक्चुअली पेड टू द अंडरराइटर्स। तो एक्चुअल में आपके पास से कैश का आउटफ्लो कितना हुआ? 50,000। तो यहां पे आ जाएगा आपका अंडरराइटिंग कमीशन पेड। तो ये इतना घुमा के पॉइंट गिवन था याला। अंडरराइटिंग कमीशन पेड ये आ जाएगा 50,000, जबकि आपने उनको दिए हैं 2,50,000, पर सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही आएगा यहां पे। इज दैट क्लियर? समझता है यहां तक? तो ये प्लीज बना लेंगे आप लोग, ये चीज वर्किंग नोट में आपके पास रहेगा तो आपको याद रहेगा ये। अब उसकी बात करेंगे हम लोग। तो यहां पे 1,10,000 के आपने शेयर्स इशू किए हैं, तो ये आ जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितना आ जाएगा आपके पास? ये 1,10,000 आपका आ जाएगा पॉजिटिव। 110 कितना आ जाएगा आपका? पॉजिटिव अमाउंट। इज दैट ओके? अगर आप इसको 1 लाख करते हो और 10,000 अलग से लिखते हो प्रीमियम के नोट में तो वो भी पॉसिबल है, वो भी अलाउड है। इज दैट ओके? सो ये खत्म हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास इंटरिम डिविडेंड पेड। कितना पे किया इंटरिम डिविडेंड आपने? 30,000। तो अगेन इंटरिम डिविडेंड इज द रिलेटेड आइटम, तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा आपका इंटरिम डिविडेंड पेड। So you have paid a dividend of rupees 30,000. You have paid a dividend of rupees how much? 30,000. Is that okay? Next लिखा हुआ है preference shares redeemed at a premium of 10%. Preference shares redeemed at a premium of 10% on 31st March 2025 written off from security premium. अब क्योंकि आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है 10% प्रीमियम पर। किस पर रिडीम किया है? अगर आपने 10% प्रीमियम पर रिडीम किया है तो आपको क्या होगा इसमें? लॉस। तो आपने लॉस बुक किया होगा। उस लॉस को हम लोग कहां से राइट ऑफ करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम या तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से।
तो इन्होंने साफ क्या दिया हुआ है कि आपने इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने रिडीम किया है। तो यहां पे चेक करिए, प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास पहले कितने थे 7 लाख, अब कितने हो गए? तो कितने के रिडीम किए? 3 लाख के आपने रिडीम किए हैं 10% प्रीमियम पे। तो ये हो जाएगा रिडम्पशन ऑफ, तो दिस विल गिव यू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आपने 3 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सो व्हाट इज द अमाउंट यू मस्ट हैव पेड? तो आपने 3,30,000 रुपीस पे किए होंगे। आपका कैश का आउटफ्लो हुआ होगा 3,30,000। राइट ऑफ वो कहीं से भी हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। इज दैट ओके? ये तब इफेक्ट होगा इसका जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी करोगे, वहां पे प्लस करना है एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश में कि नहीं करना है, ये तब की बात होती है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग के लिए आप रिडीम कर दोगे 3,30,000। नेक्स्ट, अब यहां पर आपके पास 5% प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है, दिख रहा है क्या? आप क्योंकि 5% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो यहां पे आपने देखिए रिडीम कब किया आपने? साल के एंड में। कब किया आपने? तो पूरे साल भर कौन चला होगा? 7 लाख वाले जो पहले से थे आपके पास। तो 7 लाख का 5% क्या पे कर दोगे आप? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या? या प्रपोज डिविडेंड होता है आपका इक्विटी शेयर्स में। ओके, प्रपोज डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को साल के एंड में। प्रपोज डिविडेंड, प्लीज ध्यान रखिएगा ये चीज, प्रपोज डिविडेंड मिलता है साल के एंड में और इंटरिम डिविडेंड मिलता है साल के बीच में। अच्छा, यहां पे एक और चीज का ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन में यहां पे बहुत ध्यान से देखिए, फर्स्ट पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। द डिविडेंड वॉज प्रपोज्ड, द डिविडेंड वॉज किस पे? इक्विटी के पे कि प्रेफरेंस पे? अगर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो इसका मतलब होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, अगर आपके पास यहां पे लिखा होता द डिविडेंड वॉज प्रपोज्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, तो आप क्या मानते हैं इक्विटी शेयर्स का, तो फिर आप प्रेफरेंस का अलग से निकालते। पर अभी क्या जरूरत है क्या निकालने की? नहीं है। आई रिपीट वंस अगेन, अगर आप देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डिविडेंड वॉज प्रपोज्ड, किस पे प्रपोज किया गया है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो यहां पे आप अलग से प्रेफरेंस के ऊपर नहीं निकालोगे, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपके पास प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स होता अकेला, तो फिर आप प्रेफरेंस पे निकाल रहे होते, जो कि अभी रिक्वायरमेंट हम लोग को नहीं है। ओके, और कोई डाउट? 30,000 कौन सा वाला? हाँ 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 हाँ, देखिए क्या होता है कि सपोज आपने सैलरी पे करी, आपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, सैलरी पे करने की एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अल्टीमेटली सैलरी जो आपने पे करी है वो एक एक्सपेंस होता है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके डेबिट हो जाता है, हाँ कि ना? जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं तो क्या हम लोग उसको अपने कैश बुक में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? तो कैश बुक और कैश फ्लो इज वन एंड द सेम थिंग। अल्टीमेटली आपने सैलरी पे करी तो वो कैश बुक में आया, आपके पास से कैश गया। लाइकवाइज आपने प्रेफरेंस शेयर्स पे रिडम्पशन पे प्रीमियम दिया तो कैश तो गया ना, तो कैश बुक में आएगा, लाइकवाइज कैश फ्लो में आएगा। तो आपके पास से कैश जितना भी जाएगा, जितना भी आएगा, वही आपको रिकॉर्ड करना है। राइट ऑफ वो कहीं से भी हुआ हो, रिकॉर्ड तो आपको सब कुछ करना है यहां पे। ओके, बट अब क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो गया है, तो आप अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में इस आइटम को इग्नोर कर दोगे, लिखोगे ही नहीं। ठीक है? नहीं, वो भी करेंगे अपन लोग, उस सिक्योरिटी प्रीमियम के पॉइंट पे आएंगे, उसमें और भी चीजें होनी है, अभी बची हुई हैं अभी चीजें। नहीं करना, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट
पॉइंट में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो इक्विटी है कि प्रेफरेंस पे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऐसा मानेंगे कि वो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है नंबर 5। नंबर 5 देखेंगे अगर आप ध्यान से तो यहां लिखा हुआ है सम डिबेंचर्स वर इशूड। क्या लिखा हुआ है? कितने इशू किए ये नहीं बताया गया, सम कुछ इशू किए गए। सम डिबेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% on 1st October 2024 to Mark Limited for purchasing a machinery for 1,80,000 and others were issued to the public at par। अब यहां पे हम लोगों ने अगेन पढ़ा था कंसिडरेशन अदर देन कैश, पढ़ा हुआ है क्या? कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला ही पॉइंट है ये वाला कि आपने 1,80,000 रुपए की मशीन परचेज करी है जिसके लिए आपने डिबेंचर्स इशू किए। अब अगर जब भी आपके शेयर्स डिबेंचर्स इशू होते हैं प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, तो एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का, तो वही फॉर्मूला लिखेंगे प्लीज, सब लोग आएंगे वर्किंग नोट पे। सो इट इज नंबर ऑफ, इस बार आएगा आपका नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड आ जाएगा, ठीक है। सो आपने कितने रुपए का, अच्छा फॉर्मूला होता है इसका ये है बेसिकली, सो दिस इज परचेज कंसिडरेशन, कुछ याद है? परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। अगेन ये पार्ट है आपका शेयर्स और डिबेंचर्स का, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका काम आ रहा है, ठीक है। सो आपने मशीनरी परचेज करी थी 1,80,000 की और आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं 10% डिस्काउंट पे। बहुत देखिए ध्यान से, 10% डिस्काउंट का मतलब है, और हम लोग को ये पता है कि शेयर्स का फेस वैल्यू यूजुअली क्या होता है, 10 रुपए होता है, और डिबेंचर्स कितना होता है, 100 रुपए। अगर 100 रुपए के डिबेंचर्स हैं तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये 90। 100 रुपए का डिबेंचर माइनस 10% डिस्काउंट विल गिव यू हाउ मच, 90 रुपीज। तो कितना आ जाएगा आपका ये 2000 डिबेंचर्स। आपने 2000 डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं फॉर परचेजिंग मशीनरी। इज दैट ओके? तो यहां पे डिबेंचर्स निकालने थे, तो डिबेंचर्स अगर 2000 इशू किए हैं, 100 रुपए का एक होता है, मतलब कि 2 लाख रुपीस के डिबेंचर्स आपने सिंपली इशू कर दिए हैं मशीनरी खरीदने के लिए। उसके लिए आपके पास कोई कैश का इनफ्लो नहीं हुआ है। अब यहां पे पॉइंट पे आएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपके पास पहले डिबेंचर्स कितने के थे, 0। अब कितने हो गए, तो कितने के इशू हुए होंगे, 8 लाख पूरे पूरे। अब अगर आपने 8 लाख के इशू किए हैं, उसमें से 2 लाख वाले आपने किस लिए इशू किए हैं, मशीनरी खरीदने के लिए। तो क्या कैश का इनफ्लो हो रहा है क्या, नहीं। सो ये चीज आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो नहीं आएगी। आपको जरूर दिख रहा होगा कि 0 से 8 लाख हो गया, 8 लाख रुपए हो जाएगा यहां पे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इज दैट ओके? सो क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 6 लाख के जो बचे कुचे डिबेंचर्स हैं वही इशू हुए होंगे आपके कैश पे। तो यहां पे आएंगे, लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितना, 6 लाख, क्योंकि आपने रिमेनिंग इशू किए हैं पार पे। रिमेनिंग किस पे इशू किए हैं आपने, पार पे। इज दैट क्लियर? यस प्लीज। यस, ये चीज पे ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अगर एज अ होल क्वेश्चन है ये, और आपने मशीन परचेज करी है कितने रुपए की, 1,80,000 की। सपोज आपके पास मशीन गिवन थी पहले से 5 लाख, अब हुई है वो 9 लाख की। तो यहां पे साफ क्या दिख रहा है आपको कि आपने कितने की मशीन परचेज करी, 4 लाख की। बट उस 4 लाख में से 1,80,000 वाली मशीनरी कौन सी है,
जो आपने परचेज करी है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो उस मशीन को खरीदने के लिए क्या आपने कैश पे किया क्या? नहीं। तो 4 लाख में से 4 लाख में से आपको माइनस करना होगा 1,80,000। तो एक्चुअल में जो आपका कैश का आउटफ्लो हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? 2,20,000। इस चीज का भी ध्यान रखना है अगर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ जाए और ये वाला पॉइंट भी गिवन हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी आप इसको इग्नोर ही करोगे, एक्सक्लूड ही करोगे। ठीक है, इसलिए हर चैप्टर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका खत्म, 5th पॉइंट हो गया। अच्छा, ये सब कुछ कब हुआ है? ये सब कुछ कब हुआ है? 1 अक्टूबर को। ये सब कुछ का मतलब है जो भी आपके डिबेंचर इशू हुए हैं वो सब कुछ 1 अक्टूबर को हुए हैं, तो सिर्फ और 6 महीने का ही इंटरेस्ट आएगा। तो 0 थे पहले, अब 8 लाख हो गए हैं। ये 8 लाख कब हुए? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर, सो दिस इज 8 लाख का कितना परसेंट? 10% डिबेंचर्स हैं फॉर 6 मंथ्स विल गिव यू हाउ मच? 40,000 रुपीज। सो ये आ जाएगा इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। अब यहां पे जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग में देखा था कि वहां पे कोई अक्रूड इंटरेस्ट नाम की चीज थी, वैसे ही यहां पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों को भी देखना पड़ेगा आपको। और ये अभी तो यहां पे साफ दिख रहा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, बट ये एक्चुअल में अगर पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा तो ये कहां अपीयर होगा आपका? जाकर करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में। इज दैट क्लियर? जैसे वहां पे वो अपीयर हो रहा था आपका करंट एसेट के अंदर अदर करंट एसेट्स में, वैसे यहां पे अपीयर होगा करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटीज में। यस प्लीज। नहीं, आपने अल्टीमेटली डिबेंचर्स कितने के इशू किए? 8 लाख के। भले ही आपने मशीनरी खरीदने के लिए डिबेंचर इशू किए हैं, पर इशू तो किए हैं ना, उसको भी अपने डिबेंचर्स तो दिए ही होंगे ना। क्यों नहीं देंगे इंटरेस्ट? क्योंकि उसके पास डिबेंचर्स आ चुके हैं, तो वो डिबेंचर उसके पास इशू किए गए हैं, हमने दिए हैं उसको डिबेंचर्स, तो इसलिए यहां पे इस पे इंटरेस्ट पे होगा। इस चीज का प्लीज ध्यान रखेंगे। इज दैट ओके? नेक्स्ट पॉइंट है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी पढ़ते हैं पहले वो चीज। अब यहां पे लिखा हुआ है आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग कितना गिवन था पहले? 0। हमारे पास डिबेंचर्स थे ही नहीं पहले तो। अब कितना हो रखा है वो? 20,000। आपको इंटरेस्ट पे करना कितना चाहिए था? इसमें से कितना आउटस्टैंडिंग हो गया है? तो एक्चुअल में कितना पे हुआ होगा? सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपका आ जाएगा ओनली 20,000। ये प्लीज सब कुछ लिख के रखेंगे आपके वर्किंग नोट में कि यहां पे 40,000 वाज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ विच वी पेड only 20,000 because there was an outstanding interest of 20,000. ओके, अति इंपॉर्टेंट। यही सब छोटी छोटी चीजों पे ही सीबीएसई आजकल टेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट, ये खत्म हो गया आपका 5th वाला पॉइंट। अब आएंगे 6th वाले पॉइंट पे, अति इंपॉर्टेंट। पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ ₹2 lakhs वर इशूड टू द बैंक फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी। हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा था डिबेंचर्स वाले चैप्टर में। तो जैसे कि हम लोग डिबेंचर इशू कर सकते हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, हम लोग पब्लिक डिपॉजिट को भी इशू कर सकते हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। इज दैट ओके? अब यहां पे 2 लाख के आपने इशू किए हैं पब्लिक डिपॉजिट्स फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी। तो यहां पे आपके पास पब्लिक डिपॉजिट देखिए पहले कितने थे आपके पास? 5 लाख। अब कितना हो गया? 9 लाख। तो अगेन वही सिनेरियो फिर से कि आपके पास, क्योंकि ये 5 लाख से 9 लाख हो गए, क्योंकि आपके 5 लाख से 9 लाख हो गए, तो मतलब आपने कितने के पब्लिक डिपॉजिट्स इश्यू किए होंगे? 4 लाख के। इस 4 लाख में से 2 लाख जो आपने इश्यू किए वो इश्यू किए हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ये आपने इश्यू किए हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये आपका कैश वाला आइटम तो है ही नहीं।
तो ये अगेन आप एक्सक्लूड करोगे, इग्नोर करोगे इन योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, बहुत सारी नई नई चीजें आपको यहां पे मिल रही होंगी, ये सब इंपॉर्टेंट है। सो यहां पे पब्लिक डिपॉजिट्स आपके 5 से 9 लाख हो गए थे, तो 2 लाख के तो फ्री के हो गए थे एक तरीके से। बचे जो 2 लाख है वो लिखा हुआ है, एंड अदर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अदर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो जो बचे खुचे आपके 2 लाख के थे वो आपने पब्लिक को इशू किए एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो कितना आ जाएगा आपका ये? तो आपके पास एक्चुअल में जो कैश का इनफ्लो हुआ फ्रॉम दी पब्लिक डिपॉजिट्स, इट इज नॉट 4 lakhs बट इट्स एक्चुअली 1,90,000 ओनली। सो ये आ जाएंगे हम लोग यहां पर। सो इट इज प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। कितना? 1,90,000। सो दिस इज 1,90,000 रुपीज। हो गया यहां तक? ओके। अब यहां पे एज सच कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि यह आपने कब इशू किए हैं। सो यहां पर पब्लिक डिपॉजिट्स पहले थे 5 lakhs, अब कितने हो गए? 9 lakhs। अगर कुछ डेट मेंशन नहीं है तो हम लोग किस पे इंटरेस्ट लगाते हैं? कम वाले अमाउंट पे। किस पे लगाते हैं? कम वाले अमाउंट पे। तो किस पे लगाएंगे? 5 lakhs पे लगाएंगे, हाँ कि ना? अब यहां पे एक चीज थोड़े समझना है, इंपॉर्टेंट चीज। यहां पे आप 5 lakhs लगा तो रहे हो, 5 lakhs लगाने का मतलब ये होता है यहां पे कि आपने जो 4 लाख रुपए के पब्लिक डिपॉजिट्स इस साल इशू किए हैं वो आपने कब इशू किए होंगे? ईयर के एंड में, दैट इज 31 मार्च 2025। ठीक है, कब इशू किए होंगे आपने ये? 31 मार्च 2025 को, हाँ कि ना? पक्का? तो इसलिए आप 5 लाख पे लगा रहे हो इंटरेस्ट। व्हाट इफ अगर ये 1 अप्रैल को इशू हो रहे होते तो आप किस पे लगाते? 9 lakhs पे। सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से इस चीज को। अगर ये 1 अप्रैल को ही इशू हो रहे होते तो आप कितने पे इंटरेस्ट लगाते? 9 lakhs पे नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ 7 lakhs पे लगाते, क्योंकि जो आपने पब्लिक डिपॉजिट्स इशू किए हैं कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में, उस पे इंटरेस्ट पेड नहीं होता है। प्लीज कहीं पे वर्किंग नोट में स्टार मार्क करके लिखेंगे ये चीज। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑब्लिक पब्लिक डिपॉजिट्स is never paid on the debentures or public deposit issued as collateral security। इसमें कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं होगा अगर आपने किसी भी चीज को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू किया है तो। इज नेवर पेड, क्या लिखवाया था मैंने आगे? हाँ, इट्स नॉट पेड, कि इंटरेस्ट पे नहीं होगा ना। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? तो यहां पे तो इजी वाली चीज हो गई, यहां पे तो कोलैटरल सिक्योरिटी का जिक्र ही नहीं होना पड़ रहा है। बट अगर ये 1 अप्रैल को इशू हो रहे होते तो आप 9 lakhs पे न लगाकर 7 lakhs पे लगाते। ओके, तो अभी हम लोग किस पे लगा देंगे? 5 lakhs पे। तो 5 लाख कितना परसेंट आ जाएगा आपका ये? 8%। तो यहां पे आएगा इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स। कितना? 40,000, क्योंकि यहां पे एज सच कुछ आउटस्टैंडिंग नाम का कोई चीज था ही नहीं। ओके, हो गया यहां तक? ठीक है, सो ये खत्म हो गया आपका नंबर 6 पॉइंट। कौन सी वाली? तो 191 है उस हिसाब से, 5% कटने के बाद तो आया था 190। चलो नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट इज 7th पॉइंट, पढ़ेंगे थोड़ा ध्यान से।
शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना पे किया आपने, तो क्या हो जाएगा ये पेड। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड नॉर्मली पे हो जाएगा। अगेन भले ही ये कहीं से भी राइट ऑफ हुआ हो पर आपने पे तो किया है, सो इट विल बी शेयर्स इशू एक्सपेंसेस पेड। शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड कितना अमाउंट है 20,000। सो आपके पास से कैश गया तो ये माइनस। फिर बोल रहा हूं ये जो दो क्वेश्चंस करवाए हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के अति 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने सब कुछ ही डाल दिया है, एक बार में पूरा रिवीजन हो जाए ताकि कोई दिक्कत ना रहे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अच्छा अब ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। एक गिवन है आपको प्रीवियस ईयर का, एक गिवन है करंट ईयर का, कौन सा लेंगे, हमेशा याद रखेंगे प्रपोज डिविडेंड आता है आपका प्रीवियस ईयर का, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा करंट ईयर का आता है। कहीं पे स्टार मार्क करके लिख के रख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑलवेज पेड फॉर द करंट ईयर। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑलवेज पेड फॉर द करंट ईयर, क्योंकि आपका कैश का आउटफ्लो हो गया 60,000 रुपीज माइनस। इज दैट क्लियर, क्योंकि आपने पे किया है तो ये हो जाएगा माइनस। हो गया यहां तक, समझता है यहां तक। चलो अब अगर यहां तक हो गया है तो वापस से सबसे टॉप पे आएंगे। सबसे टॉप पे लिखा हुआ है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट लिखा हुआ है 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कर चुके हैं ऑलरेडी। 10% डिवेंचर्स हो गया ऑलरेडी। बैंक लोन शायद नहीं हुआ है, तो 12% बैंक लोन कितने से कितना हो गया, मतलब लोन लिया कि दिया वापस, लिया, तो प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक लोन। इशू शब्द नहीं आता यहां पर, तो प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक लोन। कितना लोन लिया हम लोगों ने, 1 लाख। अब इसके ऊपर भी आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। अब अगेन कोई डेट गिवन है क्या, तो किस पे देंगे, विच एवर इज लोअर। तो हम लोग ये मानेंगे कि आपने जो बैंक लोन लिया है वो 31 मार्च को लिया है। सो यहां पे सी उसका इंटरेस्ट आ रहा है कितना, 24,000, दैट इज 2 लाख का 12%, 2 लाख का 12% इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन 24,000. Interest paid on bank loan is 24,000 in the brackets. Next, public deposit हो गया हमारा, yes. Next is your cash credit. कितने से कितना हो गया, 3 lakhs से 5 lakhs. Again we have obtained a loan from the cash credit of 2 lakhs. So this proceeds from cash credit. Proceeds from कैश क्रेडिट कितना, 2 लाख। इसके ऊपर भी आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। सो यहां पे विच एवर इज लोअर, कौन सा लोअर है आपका, तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, सो इंटरेस्ट पेड ऑन कैश क्रेडिट। इंटरेस्ट पेड ऑन कैश क्रेडिट कितना आ रहा है, 45,000। So this will give you 45,000 negative. 3 लाख का 15%, 45,000 negative. Is that okay? Next point क्या लिखा हुआ है आपके पास, 20% बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या से क्या हो गया, आपने रीपेमेंट कर दिया। इंटरेस्ट आप पहले दे चुके हो, पर अभी क्या कर रहे हो आप, रीपेमेंट। 3 लाख से कितना हो गया ये आपका, 1 लाख। सो मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं अब। So this is repayment of, this is repayment of बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना पे कर दिया आपने,
2 लाख। इस पे इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पे हो चुका है इंटरेस्ट आपका। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इज द सेम, 4 लाख से 4 लाख, कुछ नहीं होगा, बट इंटरेस्ट जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपका क्या होता है एग्जैक्टली? करंट लायबिलिटी की नॉन करंट लायबिलिटी? बट जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था, दिस इज योर एक्सेप्शन, करेक्ट। तो 4 लाख का 25% विल गिव यू 1 लाख। 4 लाख का 25% विल गिव यू 1 लाख एज द इंटरेस्ट। नेक्स्ट, अनक्लेम्ड डिविडेंड हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट इज योर सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये चीज समझिएगा बहुत ध्यान से। सिक्योरिटी प्रीमियम को अगर आप ध्यान से देखोगे, आपके पास पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम था 50,000, अब कितना हो गया है? 40,000। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए थे। कितने के इक्विटी शेयर्स इशू किए थे? 1 लाख के। कितना प्रीमियम आया था? तो यहां पर आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, 10,000 का प्रीमियम आया था। तो पहले अगर 50,000 था, इसमें कितना प्लस हो जाएगा? 10,000, क्योंकि आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए, तो ये 10,000 आपके पास आ गए होंगे। एक चीज। नेक्स्ट, आगे लिखा हुआ था प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए आपने। कितने के रिडीम किए? आपने 3 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए थे और 30,000 का प्रीमियम पे किया था। इसको आपने कहां से राइट ऑफ किया? सो यहां पे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा, बिकॉज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इज दैट क्लियर? आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आपने फर्स्ट अक्टूबर को डिबेंचर्स इशू किए डिस्काउंट पे। दिख रहा है क्या? अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं डिस्काउंट पे, तो ये आपने राइट ऑफ कहां से किया होगा? प्रीमियम से किया होगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कहां से किया होगा? प्रीमियम से किया होगा। तो आपने यहां पे 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए थे फॉर परचेजिंग अ मशीनरी वर्थ ऑफ 1,80,000। सो यहां पे 20,000 रुपीज का क्या हो गया था हमारा? डिस्काउंट, जो आपने राइट ऑफ किया होगा अपने सिक्योरिटी प्रीमियम से 20,000। दिस इज बेसिकली फॉर डिबेंचर्स। तो ये हो गया माइनस। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है आपने पब्लिक डिपॉजिट इशू किए थे 5% डिस्काउंट पे। दिख रहा है क्या? बट उसको आपने कहां से राइट ऑफ कर दिया था? तो इससे तो कोई काम ही नहीं है, यहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, आपने शेयर इशू एक्सपेंसेस पे किए, कितने के? 20,000। कहां से राइट ऑफ किया गया? अगेन फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीनल। अगेन कुछ काम नहीं है। सो यहां पे कायदे से हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 50 + 10 60, 60 में से कितना माइनस हो गया? तो कितना होना चाहिए था? आपके पास 10,000 रुपीज का होना चाहिए था क्या? प्रीमियम। पर एग्जैक्टली वो कितना दिख रहा है? मतलब कि इस साल कहीं ना कहीं से आपके पास 30,000 रुपीज का प्रीमियम आया है। इज दैट क्लियर? तो ये पूरा कैलकुलेशन इस तरीके का हुआ। फिर जाके आपका चेकआउट किया कि ये 10,000 हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 10,000 होना चाहिए था, पर एक्चुअली में कितना दिख रहा है? वो 40। तो ये 50 से 40 भले दिख रहा था आपको, उसके साथ ये सारी चीजें भी एसोसिएटेड थी। तो ये आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, या तो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख लो आप। ऑपरेटिंग में क्या होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000 आपके पास आया, इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं। दिस एंड्स द क्वेश्चन। कितना? 2,16,000 इंक्लूडिंग दिस 30,000 एज वेल। तो 2,16,000 इज द अल्टीमेट आंसर। पॉजिटिव, नेगेटिव? So this is cash flow from
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है? 276, 216, 76 चेक किया? ये फाइनली ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ पाया? तो छोटी छोटी बारीक चीजें समझ में आ पाई आप लोगों को कि यहां पे कंसिडरेशन अदर देन कैश, सिक्योरिटी प्रीमियम, बोनस, सभी कुछ डाला हुआ था मैंने इस क्वेश्चन में। तो ये है अति इंपॉर्टेंट। अब ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है आज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का, ये आपको घर जाकर एक बार फिर से करना होगा। और इसके अलावा कम से कम 3-3 क्वेश्चंस आप और करेंगे फ्रॉम द बुक। जब आप 3-3 क्वेश्चंस कर लेंगे तो जाके आपका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एकदम पक्का हो पाएगा। ठीक है? कितना आंसर? 216। चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये खत्म हो गया हम लोग का रिवीजन फॉर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब पढ़ेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी।